गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो बहुत दिनों के बाद आज फिर से हमें अपना लेक्चर कंटिन्यू करने का वक्त आ गया है। तो आज का हमारा कंपनी लॉ सब्जेक्ट जो है उसमें हम जो लेने वाले हैं वो है कंपनी का समामेलन। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या देखा हुआ है, कंपनी की हमने व्याख्या देखी हुई है, विभिन्न प्रकार की कौन सी कंपनियां होती है वो देखी है। फिर हमने देखा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी ही कंपनी के ऊपर से पर्दा हटाना। आज हम देखेंगे कि कंपनी का समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी किस तरह से की जाती है। ठीक है, इसको हमने तीन इसमें विभाजित किया हुआ है। एक जो है उसे हमने नाम दी है प्रवर्तन व्यवस्था, दूसरा जो है उसको नाम दिया है समामेलन अवस्था, और तीसरा जो है वो व्यवसाय प्रारंभ अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रवर्तन अवस्था क्या है। प्रवर्तन अवस्था वो होती है जिसमें हम लोगों को सोचना है, एक खोज करनी है कि किस प्रकार की कंपनी का हमें निर्माण करना है। जब तक कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें उसके लिए विचार करना जरूरी होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि चलो उठ गए और एक कंपनी का समामेलन हो गया। उसके पहले बहुत से खोज किए जाते हैं, बहुत विचार किया जाता है, उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किए जाते हैं और उसी को कहा जाता है प्रवर्तन अवस्था। एक पहला जो है प्रवर्तन अवस्था, पहला जो है व्यावसायिक विचार की खोज। जैसे कंपनी किसके लिए हम लोग समामेलित करना चाहते हैं, हम लोग एक व्यवसाय प्रारंभ करना है, इसलिए हम लोग कंपनी का समामेलन करना चाहते हैं। तो ये जो है तो हमें किस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ करना है, ये जब तक के इसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ तो मैं कंपनी का निर्माण नहीं कर सकती हूँ। व्यवसाय प्रारंभ करना यानी उसी में आता है कि मुझे एक समावेलित जो कंपनी बनानी है वो एक प्राइवेट यानी निजी कंपनी होगी या सार्वजनिक कंपनी होगी, वो अंश सहित कंपनी होगी या नहीं होगी। तो इस बारे में जो विचार किया जाता है उसी को कहा जाता है व्यावसायिक विचार की खोज। दूसरा होता है मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाही। देखिए, मैंने तो सोच लिया कि मुझे इस तरह से कंपनी बनानी है, वो कंपनी में मैं इस प्रकार का व्यवसाय जो है वो करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरी दिमाग की सोच है, लेकिन क्या वो सही में मैं उसको कर सकती हूँ, ये देखना भी मेरे लिए जरूरी है। जैसे कि समझो मैंने सोच लिया है कि मैं एक एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में एक कंपनी जो है बनाना चाहती हूँ। एयरक्राफ्ट कंपनी बनानी है तो इसके लिए मुझे क्या लगने वाला है, बहुत सारा कैपिटल, बराबर है। अंश पूंजी कैसे होनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट कंपनी जो मैं बनाना चाहती हूँ, एयरक्राफ्ट जो बनाने के लिए जो टेक्निकल हैंड चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, बराबर है। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो भी होना चाहिए। उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना है मुझे, तो विभिन्न अधिकारियों से मुझे पहले सम्मति प्राप्त करनी होगी। क्या ये सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल है, क्या ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ, ये भी मुझे देखना है। तो जो मैं व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती हूँ क्या उसे मैं मूर्त रूप दे सकती हूँ, और अगर मैं दे सकती हूँ तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं क्या वो मैं प्राप्त कर सकती हूँ, इसी को कहा जाता है मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाही। तीसरा जो है विभिन्न पत्रों का एकीकरण। विभिन्न पत्रों का एकीकरण यानी ये होता है जैसे कि मुझे व्यवसाय प्रारंभ करना है तो मुझे अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ेगा, उनके बगैर मैं अपने व्यवसाय को मूर्त रूप नहीं दे सकती हूँ। जैसे कि एक कंपनी का समामेलन करना है तो मुझे अलग अलग विशेषज्ञों की जरूरत होगी। जैसे मुझे फाइनेंस है तो मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, एक कंपनी के बारे में पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरी जानता है तो मुझे उसकी आवश्यकता होगी। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि कई प्रकार के व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें वो टेक्निकल हैंड यानी वो टेक्निकल एक्सपर्ट होना जरूरी है। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ था, एक होता है सेक्टोरल रेगुलेटर। सेक्टोरल रेगुलेटर का मतलब होता है कि अगर मैं कंपनी भी समामेलित करना चाहती हूँ लेकिन कई बार मुझे वो सेक्टोरल रेगुलेटर्स के यानी ही उस प्रकार के एरिया के अथॉरिटी से परमिशन लेनी जरूर होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक ये है फाइनेंशियल कंपनी का निर्माण करना चाहती हूँ, जैसे कि हमने देखा बैंकिंग सेक्टर किसके अंडर आता है, आरबीआई के अंडर आता है, बराबर है।
लेकिन मैं बैंकिंग सेक्टर का समामेलन नहीं करना चाहती हूँ। मैं कौन सी कंपनी का समामेलन करना चाहती हूँ? फाइनेंशियल कंपनी का, कि जो उस प्रकार का कार्य करे। तो इसके लिए सेक्टोरल अथॉरिटी कौन है? उसके लिए सेक्टोरल रेगुलेटर्स जो है वो आरबीआई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना होगा कि क्या मैं इस प्रकार की कंपनी का निर्माण कर सकती हूँ। तो ये जो रहते हैं पत्र, इन्हें कहा जाता है विभिन्न पत्रों का एकत्रीकरण। जब तक कि मैं ये नहीं करती हूँ तब तक के मैं रजिस्ट्रार के पास समामेलन के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकती हूँ। दूसरा है प्रारंभिक वित्त की व्यवस्था। जैसे कि कुछ भी हमें करना है तो वो बगैर पैसे का नहीं होता है। बगैर पैसे का नहीं होता है तो मेरे पास कितनी पूंजी है? बराबर है, मेरे पास उपलब्ध पूंजी, और मुझे जो लग रहा है कि मुझे व्यवसाय में इतनी लागत लगने वाली है, तो ये बाकी की पूंजी मेरे पास कहाँ से आएगी? क्या अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी बनाना चाहती हूँ, मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो मैं अंशधारियों से कितना जो कैपिटल है वो रेज कर सकती हूँ। मुझे बैंक से कितना कैपिटल रेज करना है, ये इसे कहा जाता है प्रारंभिक वित्त की व्यवस्था। यहाँ पे मैं सिर्फ देख रही हूँ कि मुझे इतनी पूंजी लगेगी और मैं उनको कहाँ से ले सकती हूँ। तो ये सब कुछ आता है आपके प्रवर्तन अवस्था में, ठीक है। अब दूसरा है समामेलन अवस्था। प्रवर्तन अवस्था और समामेलन अवस्था में फर्क क्या है वो देखिए। प्रवर्तन अवस्था वो होती है कि मुझे एक कंपनी का निर्माण करना है। ये निर्माण करने की सोच और उसके लिए लगने वाली जरूरी कागजात और जरूरी चीजें, क्या मैं वो एकत्रित कर सकती हूँ क्या, ये देखने का काम होता है हमारा प्रवर्तन अवस्था में। लेकिन समामेलन अवस्था ये होती है कि मैंने तो अब पूरा देख लिया कि मैं ये पूरा कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे अगर एक मेरी कंपनी बनानी है तो मुझे रजिस्ट्रार के पास जरूरी कागजात जो है वो डिपॉजिट करने होंगे, यानी फाइल करने होंगे। अगर मैं वो फाइल करती ही नहीं हूँ तो मुझे कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो कार्य है जो मुझे एक समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व करने हैं, उसे कहा जाता है समामेलन अवस्था। तो क्या क्या है, फिर से हम लोग देखते हैं। एक तो महत्वपूर्ण प्रलेखों को तैयार करना। आपको मालूम है प्रलेख क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद, सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम, ठीक है। ये मुझे सबसे पहले जरूरी है। और जैसे कि व्यवसाय प्रारंभ अवस्था जो है, चलो अब मैं फिर से आपको बता दूं, 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 11 में ये बताया हुआ है कि अगर अभी कोई भी कंपनी हो, निजी कंपनी हो या तो सार्वजनिक कंपनी हो, अगर उसकी अंश पूंजी है तो उसे रजिस्ट्रार से व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र हासिल करना जरूरी है। हमने 1956 में देखा था कि ये जो निजी कंपनियां होती है वो समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, लेकिन जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो जब तक के व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र हासिल नहीं करती तब तक के अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी क्या बताया गया है कि दोनों कंपनियां जिनकी अंश पूंजी है जब तक के अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं लेती है तब तक के अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती। चलो फिर से हम लोग देखते हैं समामेलन अवस्था। तो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये उन्हें बनाना जरूरी हो जाता है। दूसरा है नाम एवं कार्यालय का निर्धारण। नाम क्या है? नाम एक कंपनी को जो हमें देना है वो होता है। अभी इसके लिए भी बताया गया है INC 1 इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, ये सब ई फॉर्म है, बराबर है। ये हमें अभी सिर्फ 2013 में देखते हैं, 1956 में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था। ये बताता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। ये जो INC 1 है उसमें आपको एक आवेदन देना है, एप्लीकेशन करनी है। किसके लिए एप्लीकेशन करनी है? कि मेरे कंपनी के लिए ये नाम जो है वो रिजर्व करके रखिए। ये रिजर्व किया जाता है 60 डेज के लिए। ये यानी आप कुछ 60 दिन के अंदर अपनी कंपनी जो है वो समामेलित करनी जरूरी है। तो ये नाम जो है वो आपको पहले रजिस्ट्रार के पास समामेलन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं उसके पूर्व देना जरूरी होता है, ठीक है।
तो ये एक नाम जो है वो INC1 में आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे और उनसे ये जानकारी लोगे कि क्या ये नाम हमारे लिए उपलब्ध हो सकता है क्या। इसके लिए जैसे आप ये डिपॉजिट करते हो, ये रिजर्व एप्लीकेशन देते हो, तो आपको एक SRN दिया जाता है। SRN से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि क्या मेरे नाम की अवस्था अभी क्या है, क्या वो मुझे मिल रहा है, उसे रिजेक्ट किया गया है, या फिर रजिस्ट्रार ने मुझे और एक बोला है कि आप दूसरे नाम का रिजर्व एप्लीकेशन दो, इसलिए एक SRN जनरेट किया जाता है, तुरंत हो जाता है, जिससे आप अपने इसकी अवस्था जो है उसे ट्रैक कर सकते हो। फिर होता है आपका कार्यालय। कार्यालय का निर्धारण इसलिए जरूरी होता है कि जब तक कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक के आपके रजिस्ट्रार को निर्धारित नहीं किया जाता है। जिस स्टेट में आपने कंपनी का निर्माण या आपके कार्यालय को बनाया हुआ है, उसी स्टेट का रजिस्ट्रार आपके कंपनी का रजिस्ट्रार होता है और उसी के पास आपको पूरे के पूरे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करने होते हैं। फिर होते हैं संचालकों की नियुक्ति एवं सहमति। ये भी बहुत जरूरी है। आप जानते हो जैसे कि एक सार्वजनिक कंपनी है तो 7 लोगों का होना आवश्यक है और 3 निर्देशकों का यानी डायरेक्टर्स का होना आवश्यक है। वैसे ही अगर आप एक अपनी निजी कंपनी प्रारंभ करना चाहते हो तो आपके लिए 2 कम से कम लोग होने जरूरी है और साथ ही में साथ आपको 2 डायरेक्टर भी आपकी कंपनी के होने जरूरी है। और अगर आप OPC यानी 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको 1 मेंबर और 1 डायरेक्टर होना जरूरी है। तो ये जो है ये OPC के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अदर देन OPC की बात कर रहे हैं। तो संचालकों की नियुक्ति एवं सहमति आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि ये आपने कुछ लोगों को संचालक करके नियुक्त किया हुआ है और क्या उन्होंने अपनी रिटर्न यानी लिखित स्वरूप में अपनी सहमति दी है या नहीं दी है, इसके बारे में भी रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है। इसके पूर्व यानी अगर हम लोग कहें कि इस प्रवर्तन अवस्था में आपको ये संचालक जो आप अपनी कंपनी के संचालक बनाना चाहते हैं उनको बताना है कि आपको DIN दैट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए एक एप्लीकेशन देनी है MCA के पास। जिनके पास अपना DIN नहीं है, डीन नहीं है, उन्होंने क्या करना है, एक एप्लीकेशन देनी है MCA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि पूरे के पूरे कंपनी को कंट्रोल करती है, संचालित करती है। तो इनके पास आपको क्या देनी है, एप्लीकेशन देनी है और इनके द्वारा फिर आपको वो नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। तो जब आप एक व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं तो ये प्रवर्तक की जिम्मेदारी होती है कि क्या वो व्यक्ति के पास अपना DIN है या नहीं है, तो इसकी भी जानकारी उसे लेनी है। और फिर संचालकों की नियुक्ति एवं उनकी सहमति, इसके बारे में विस्तृत जानकारी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी जरूरी होती है। वैधानिक घोषणा। वैधानिक घोषणा क्या होती है? वैधानिक घोषणा ये होती है कि कंपनी ने जो भी समामेलन के लिए कार्यवाही है उसे पूरी की गई है, यानी पूरा किया है। तो ये जो घोषणा है वो कौन देता है और क्यों देता है? जब तक के रजिस्ट्रार को ये यानी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि कंपनी ने जो भी कार्यवाही है वो पूरी की हुई है, तब तक के वो समामेलन का प्रमाण पत्र नहीं देता है। उसे ये वैधानिक घोषणा भी जो चाहिए वो किसकी तरफ से चाहिए मालूम है आपको? जो उच्चतम न्यायालय का वकील हो या उच्चतम न्यायालय में वकील के रूप में खड़ा होने योग्य हो, ठीक है? या तो फिर वो CA हो, CS हो या CWA हो, ऐसा व्यक्ति, या फिर आपके कंपनी का जो डायरेक्टर है वो, प्रमोटर है वो, या फिर आपके कंपनी का सचिव है वो यानी कंपनी सेक्रेटरी है वो, ये लोग है जो ये वैधानिक घोषणा देने के लिए पात्र व्यक्ति समझे जाते हैं। अगर इनके द्वारा इस प्रकार की घोषणा दी गई है तभी ये जो रजिस्ट्रार है वो आपके कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र देता है। अगर ये नहीं है तो वो समामेलन का प्रमाण पत्र देने वाला नहीं। फिर है मुद्रांक शुल्क के साथ आवेदन। मुद्रांक शुल्क क्या होता है?
जब आप अपनी ये जो है कंपनी का एप्लीकेशन देते हो तब उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंपिंग होना जरूरी होता है, ठीक है। ये जो है रजिस्ट्रेशन की फीस भी जो है आपको उनके पास जमा करनी आवश्यक है। तो आवेदन के साथ यानी एप्लीकेशन के साथ प्रिस्क्राइब्ड फी आपको किसके पास देनी है? रजिस्ट्रार के पास देनी है। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसकी जांच करने के बाद क्या आपका उद्देश्य वैधानिक है या नहीं है, ये देखने के बाद अगर उसे संतुष्टि होती है तो ही रजिस्ट्रार आपको क्या देता है? समामेलन का प्रमाण पत्र। और इसी को हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब ये आप प्राप्त कर लेते हो तब से आपकी कंपनी को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होता है। और स्वतंत्र अस्तित्व के साथ ही साथ परपेचुअल सक्सेशन यानी निरंतर चलने के लिए उसे प्रमाणित किया जाता है। तो ये कौन सी हो गई आपकी? समामेलन अवस्था। फिर क्या है? व्यवसाय प्रारंभ अवस्था। अब ये व्यवसाय प्रारंभ अवस्था ये होती है धारा 11 के अनुसार INC 21 में पूंजी अभिदान की घोषणा। पूंजी अभिदान यानी ये होता है जैसे आपने डायरेक्टर्स को नियुक्त किया हुआ है, बराबर है, तो ये आपके जितने भी सब्सक्राइबर है उन्होंने उनके सब्सक्रिप्शन अमाउंट यानी शेयर्स जो उन्होंने लिए हैं सब्सक्राइब करने के लिए उन्होंने इसकी अमाउंट पे की हुई है, उन्होंने उसके बारे में अपनी साइन दी हुई है और उनके सिग्नेचर के साथ साथ एक विटनेस की भी साइन है। ये पूरा देखा जाता है धारा 11 के अनुसार। और फिर ये घोषणा की जाती है कि हमने इस तरह का जो कैपिटल है या शेयर्स जो है उसे हमने परचेज किया हुआ है। फिर धारा 12 के अनुसार INC 22 में रजिस्टर्ड कार्यालय को घोषणा। फिर क्या करना है? जो आपकी रजिस्टर्ड कार्यालय में घोषणा क्या देनी है कि जो न्यूनतम राशि है उसे हमने एकत्रित किया हुआ है। जब तक कि आप न्यूनतम राशि को एकत्रित नहीं करते हो, लिमिटेड कंपनी जो है उनके लिए क्या कहा गया है? एक न्यूनतम राशि जो है वो जब तक के उनके द्वारा रेज नहीं की जाती है तब तक के उन्हें सर्टिफिकेट कमेंसमेंट यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है, यानी ही व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है। और नियत शुल्क जमा कराना। जब भी आप कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास देते हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ शुल्क जो है वो देना भी जरूरी होता है। और सबसे आखिरी में क्या है? व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। जब ये प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लेते हो उसके बाद आप अपने कंपनी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। जैसे आजकल ये जो निगमन प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसी के साथ आपको एक CIN दिया जाता है, यानी ये कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे कि आपको पता है अभी पूरा का पूरा ऑनलाइन हुआ है, तो ऑनलाइन होने के बाद आपको हर दम जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो उसके साथ साथ आपको क्या देना है? ये CIN देना है जो कि आपके कंपनी की पहचान है। ठीक है, चलिए बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।